दोस्तों बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है। इस बीच लोगों को कुछ फॉर्म भरने पड़ रहे हैं और जमा करना पड़ रहा है। अगर आप अच्छा ढंग से फॉर्म को नहीं भरेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, तो फिर आपका जमीन जो है वो सरकार के नाम से हो जा सकता है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से हो जा सकता है और फिर बाद में जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रह जाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए सर्वे का जो भी रूल है उसको सही ढंग से समझिए। ठीक है, कौन कौन सा फॉर्म भरना है, किस तरह से भरना है, ठीक है, ये सब सीखिए पहले, उसके बाद भरिए। ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एकदम आराम से काम लेना है। ओके, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रपत्र 3.1 के विषय में, जिसको आप वंशावली फॉर्म कह लीजिए। ठीक है, यानी आपके वंश वृक्ष भाई किस तरह से है, अगर आपको जमीन मिला है, ठीक है, तो किस आधार पर मिला है, कहां से मिला है, ठीक है, तो उसका जानकारी आपको इस फॉर्म के माध्यम से देना है। इसके पहले प्रपत्र 2 यानी फॉर्म 2 को कैसे भरना है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप सबके लिए एक सेपरेटेड प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण करके, तो वहां से जाकर के भी आप जो है बिहार भूमि सर्वेक्षण संबंधित जो है जितना भी वीडियो यहां से अपलोड किया जाएगा उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप क्रमबद्ध तरीका से भी देख सकते हैं, ताकि कोई दिक्कत सर्वे में ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहां पर वंशावली फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं बताता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों अधिनियम की धारा 5(1) के तहत जो ये फॉर्म भरवाया जा रहा है, ठीक है, कैसे भरना है इसको देख लीजिए। आप यहाँ पर सेवा में ये फॉर्म देखिए, कई लोग जो है ना कहेंगे कि भाई ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो आपके यहाँ जो है सर्वे हो रहा है तो किसी भी जो है आप साइबर कैफे में चले जाइए या फिर जहाँ पर प्रिंट वगैरह होता है वहाँ पर निकालने के लिए बोलिएगा कि वंशावली फॉर्म निकाल दीजिए। ठीक है, तो वो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह मिल जाएगा बिहार में। ओके, साथ में नेट पर भी उपलब्ध है, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे बिहार सर्वे प्रपत्र 3 या फॉर्म 3(1), तो वहां पर भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब यहां पर क्या है, सेवा में शिविर प्रभारी, यानी देखिए सर्वे होगा तो भाई कैंप लगाया जाएगा, क्योंकि भाई लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं होते हैं। ठीक है, किसी के पास ये समस्या, किसी के पास वो समस्या, बहुत सारी समस्याएं, तो उसके समाधान के लिए कैंप लगाया जाता है, शिविर लगाया जाता है। साथ में शिविर के माध्यम से, शिविर का पहला उद्देश्य तो ये होता है कि भाई सर्वे का जानकारी दी जाए यहाँ के लोगों को कि भाई किस तरह से होगा, सर्वे करने से क्या फायदा है, कौन कौन से स्टेप में क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। साथ में लोगों का अगर कोई समस्या रहता है, कोई क्वेरी रहता है, तो वहाँ से आपको समाधान मिल जाता है। तो उस शिविर के, उस कैंप के जो प्रभारी होंगे उनको कुल मिलाकर के आप आवेदन दे रहे हैं। ठीक है, सेवा में शिविर प्रभारी अंचल, अब अंचल का नाम जो भी है आप यहाँ पर लिख दीजिए। मान के चलिए अंचल का नाम है रामपुर, तो यहाँ पर रामपुर आपको लिख देना है। ओके, जिला का नाम मान के चलिए महेशपुर है, तो यहाँ पर आप महेशपुर लिख दीजिए। ओके, जो भी है अंचल का नाम जो भी है, जिला का नाम जो भी है, आपको यहाँ पर लिख देना है। विषय क्या है भाई, स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। ओके, अब ये जो फॉर्म है ना वंशावली से संबंधित है। जो प्रपत्र 2 था वो सेल्फ डिक्लेरेशन आप उसमें कर रहे थे, स्व घोषणा कर रहे थे कि भाई आपके पास कौन कौन सा जमीन है, कहाँ से मिला है और जमीन का ओनर कौन है, किसके नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं, उसमें वो चीज था। अब यहाँ पर वंशावली का बात आ रहा है। ओके, अगर आप खुद से जमीन खरीदे हैं और आपके पास पूर्वज वगैरह का जमीन नहीं है तो फिर आपको ये वंशावली का जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद से खरीदे हैं, उसका खतियान खुलेगा। ओके, उसका नया खाता खुलेगा। और अगर पूर्वज से मिला है जमीन, अपने नाम से आप खाता खुलवाना चाहते हैं, तो वैसे कंडीशन में जो है आपको इस फॉर्म को भी भरना होगा प्रपत्र 2 के साथ। फिर यहाँ पर दोस्तों विषय तो जान ही रहे हैं, स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग, यहाँ पर 2 चीज है। अगर एक व्यक्ति जो है अपने नाम से जो है खाता खुलवा रहा है तो मैं रहेगा, हम लोग को क्या करेगा, काट देगा। या फिर मान के चलिए कि 2-3 व्यक्ति जो है संयुक्त रूप से, मान के चलिए 3 हिस्सेदार हैं एक में, ठीक है, तीनों भाई हैं, उनके बीच बंटवारा वगैरह नहीं हुआ है, तो तीनों का एक साथ खाता खुलेगा, तो ऐसे कंडीशन में मैं को काट देंगे और हम लोग यहाँ पर रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा करके यहाँ पर है। ओके, और यहाँ पर आपको भरना है। चलिए इसको ऊपर करते हैं, क्या भरना है देखिए। यहाँ पर पहला नंबर में श्री या श्रीमती। ओके, तो अधिकतर मामलों जो है पुरुष ही होते हैं उत्तराधिकार। ओके, तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, श्री, जो भी नाम है, जो बड़ा जो पुत्र होगा या बड़ा हिस्सेदार जो होगा, बड़ा भाई होगा, उसका नाम आपको फर्स्ट में लिख देना है। ओके, तो मान के चलिए कि यहाँ पर कोई भी नाम मतलब रैंडमली हम ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि समझिएगा कि हम अपने क्षेत्र का ले रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। ठीक है, मान के चलिए नाम है खेलावन यादव। क्या नाम है, खेलावन यादव। और ये जो इनके जो पिता हैं या फिर
ये जो हैं वो पुत्र किसके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पुत्री और पत्नी श्री वाला काट देना है। और मान के चलिए कि खेलावन यादव के पिता का नाम खेमलाल यादव है, तो खेमलाल यादव आपको लिख देना है, खेमलाल यादव। ओके, उसके बाद मान के चलिए कि दूसरे जो हिस्सेदार है, दूसरा हिस्सेदार, उसका मान के चलिए रामावतार यादव नाम है, तो रामावतार यादव लिख देंगे। फिर पिता वही खेमलाल यादव हो जाएगा। फिर मान के चलिए तीसरा व्यक्ति है, उसका नाम है रामू यादव, तो रामू यादव लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए ये वाला तो ये सब कट जाएगा, पुत्र खेमलाल यादव का। और यहाँ पर दोस्तों देखिए तीसरा नंबर में क्या है, रामू यादव, इनके भी पिता जो है खेमलाल यादव हैं। ओके, अब यहाँ पर पुत्र वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो इसको काट करके आप यहाँ पर डायरेक्ट पुत्र लिख दीजिए, ठीक है। तो पुत्र किसका, तो खेमलाल यादव का, खेमलाल यादव का। ओके, यहाँ पर भी जो है हम लिख ही देते हैं खेमलाल यादव। इस तरह से आप भर दिए तीनों हिस्सेदार का। हो सकता है 3 से ज़्यादा हिस्सेदार होंगे तो फिर आपको यहीं पर जो है छोटा छोटा अक्षर में यहीं पर लिख सकते हैं, या फिर ज़्यादा हिस्सेदार हैं तो फिर आप 2 फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। ओके, फिर साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर पुत्री या कोई पत्नी हो, अगर उसका जानकारी आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगर 3 हिस्सेदार हैं कुल मिलाकर के, तो भाई तीनों हिस्सेदार का खतियान में रहेगा, पत्नी वगैरह को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जिसको आप खाली छोड़ सकते हैं। निवासी, अब जहाँ के ये सब निवासी हैं उनका उसका यहाँ पर डेटा लिखना है। ओके, क्या लिखना है, वहाँ का डेटा लिखना है। मान के चले कि निवासी हैं रामपुर का, ठीक है, मान के चलिए कि जो अंचल है वही उनका गांव है, ग्राम भी जो है रामपुर है। ओके, थाना जो है विश्रामपुर है, अंचल भी जो है रामपुर ही हो जाएगा। ओके, जिला महेशपुर है, जाति यादव है। ओके, तो इस तरह से जो है आपको फॉर्म भरना है। ओके, ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। अब यहाँ देखिए संलग्न प्रपत्र 2, अब साथ में जो है प्रपत्र 2 हम बताए थे, इसके पहले वाला वीडियो में बताए थे प्रपत्र 2 कैसे भरना है। तो जो इसके साथ अटैच रहेगा वो वाला फॉर्म, ओके, तो अंकित है, वो किसके नाम से वो जमीन है उसका डिटेल यहाँ पर देना है, ठीक है। तो यहाँ पहले ही जो है स्व लिखा हुआ है, स्वर्गीय लिखा हुआ है, मतलब मृत व्यक्ति के नाम से तो खाता खुलेगा नहीं। अगर जिनके नाम से खाता है वो जीवित है तो उन्हीं के नाम से खाता खुल जाएगा। अगर वो मृत हो गए हैं तभी ना ये तीनों जो है खेलावन यादव, रामावतार यादव, रामू यादव जो है सो अपना संयुक्त खाता खुलाना चाह रहे हैं। ओके, तो वैसे में जो है जिनके नाम से होगा, मान के चलिए खेमलाल यादव के नाम से था, खेमलाल यादव के नाम से अगर है जमीन, जिस जमीन का डेटा जो है प्रपत्र 2 में दिया गया है, तो फिर खेमलाल यादव लिख देना। ओके, और मान के चलिए कि भाई इन लोग का दादा का जमीन होगा, तो फिर जो दादा होंगे उनका वहां पर नाम लिखना है यहाँ पर। ओके, जिनके नाम से जमीन रहेगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। अब खेमलाल यादव का पिता का नाम जो भी होगा, सुखलाल यादव लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सुखलाल यादव, तो सुखलाल यादव हो गया। फिर ग्राम, भाई जमीन जहां पर है वहां का यहाँ पर एड्रेस देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम में रामपुर ही हम लोग लिखे हैं, तो यहाँ पर रामपुर लिख देते हैं, कई मामलों में जो है यही रहेगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो राजस्व ग्राम, राजस्व ग्राम भी जो है हम लोग यहाँ पर रामपुर, जो प्रपत्र 2 में भरे होंगे राजस्व ग्राम वो चीज़ भरना है। यहाँ पर हम रेंडमली जो है नाम भर दे रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अंचल रामपुर के जमाबंदी क्रमांक संख्या, यानी इनके नाम से अगर खेमलाल यादव के नाम से अगर जमीन है तो इनका जमाबंदी संख्या भी होगा, वो जमाबंदी संख्या यहाँ पर आपको भरना है। मान के चलिए कि जमाबंदी संख्या 241 है, 241 भर देना है, ठीक है। जो राजस्व ग्राम इतना, अंचल इतना में जमाबंदी क्रमांक संख्या 241 में प्रविष्ट थे कि अगर खरीद का जमीन है तो यहाँ पर क्रय वाला लिखना है, विक्रय का जमीन मतलब या फिर दान में मिला है तो वो जमीन लिखना है, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट इसको आप खाली भी छोड़ दीजिए, कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, खतियान में अंकित खाता संख्या, अब खतियान में अंकित, या फिर यहाँ पर जो है आप कैडेस्ट्रल या रिविजनल, अगर रिविजनल सर्वे वाला खतियान है तो यहाँ पर रिविजनल सर्वे लिख दीजिएगा, अगर कैडेस्ट्रल सर्वे वाला है तो कैडेस्ट्रल सर्वे यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, या फिर खाली भी छोड़ दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। खाता संख्या, अब खाता संख्या मान के चलिए कि 62 है तो 62 लिखा जाएगा। ओके, जो खेमलाल यादव का जो खाता संख्या होगा वो लिखा जाएगा। खेसरा संख्या, अब जितना भी खेसरा होगा, अब प्रपत्र 2 में
जितना खेसरा आप भरे होंगे, मान के चलिए 3 खेसरा भरे हैं, एक भरे हैं 441, एक है 446, एक है 504, यहाँ पर 3 खेसरा है, तो तीनों का कुल रकबा मान के चलिए कि 6 एकड़ 20 डिसमिल है, तो 6.20 यहाँ पर एकड़ लिख देंगे, 6 एकड़ 20 डिसमिल हो गया, वो भर देना है आपको। लगान, अब लगान कितना रसीद में पता चलेगा कि लगान क्या लगता है, ओके, तो वो यहाँ पर लिखना है। अगर इसको छोड़ दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं जानते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देना है आपको, ओके। को उत्तराधिकार या बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है। अब मान के चलिए इन लोग तीनों जो है संयुक्त रूप से खाता खुला रहे हैं, तो बंटवारा तो हुआ नहीं है। बंटवारा अगर हुआ रहता तो तीनों अलग अलग ये फॉर्म भरते हैं, वंशावली वाला, तीनों का अलग अलग खाता खुलता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में उत्तराधिकार रहेगा, बंटवारा को आपको काट देना है, ओके। के आधार पर हित अर्जित किया है, मैं या हम लोग, ठीक है, हम लोगों ने निम्न वंशावली या वंशवृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया हूं, वंशावली या वंशवृक्ष मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार, ओके। यहां पर देखिए क्या घोषणा हो रहा है भाई, मैं या हम लोगों का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, ये चीज आप बता रहे हैं, ओके। दखल कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद एवं विवाद से मुक्त है। हम लोगों की वंशावली खतियान जमाबंदी पंजी के अनुसार निम्नरूपेण है, अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार के आधार पर मेरे या हम लोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाए, ठीक है। तो ये चीज है अनुलग्नक याचिकाकर्ताओं का वंशवृक्ष। अब यहाँ पर आपको यहीं पर जो है वंशवृक्ष बनाना है, ये देखिए यहाँ पर खाली स्थान रहेगा, यहीं पर आपको जो है वंशवृक्ष बना देना है, ओके। अब वंशवृक्ष कैसे बनेगा, जिनके नाम से खतियान है वहां से वंशवृक्ष शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, खेमलाल यादव के नाम से है, तो खेमलाल यादव हो जाएगा, खेमलाल यादव। अब खेमलाल यादव के यहाँ पर 3 पुत्र हो गए, खेमलाल यादव के 3 पुत्र हुए। भाई कौन कौन पुत्र थे हम भूल गए, रामअवतार यादव था और कौन कौन था, अच्छा खेलावन यादव, रामअवतार और रामू। खेलावन यादव, फिर है यहाँ पर रामअवतार यादव, उसके बाद है यहाँ पर रामू यादव, ओके। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भाई जो बड़े होंगे उनको यहाँ पर लिखना है, उसके बाद जो होंगे उनको यहाँ लिखना है और उसके बाद उनका नाम लिखना है, ओके। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर जो क्या है कि तीनों के नाम से जो है संयुक्त रूप से जो है खाता खुल जाएगा। फिर याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर, यहाँ पर तीनों को जो है हस्ताक्षर कर देना है, पहला दूसरा तीसरा दे करके। अगर यहाँ पर तीनों का हस्ताक्षर नहीं अटेगा तो यहाँ पर जो है पहला दूसरा तीसरा करके भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर पहला दूसरा दे दीजिए, तीसरा नीचे दे दीजिए, वैसा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ओके। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप वंशवृक्ष बना दिए। अब ये भी हो सकता है कि ये तो भाई इनके पिताजी के नाम से जमीन था, हो सकता है दादाजी के नाम से होगा, तो वंशवृक्ष उसी के आधार पर आपको बताना है, बनाना है, ओके। अब क्या होगा, इसको आपको वेरिफिकेशन कराना है सरपंच के माध्यम से, जो आपके सरपंच होंगे वहां से जो है इसका वेरिफिकेशन कराना होगा, और साथ में जो आपके पंचायत सचिव होंगे उनके माध्यम से जो है आपको इसका वेरिफिकेशन कराना होगा, तब जाकर के ये चीज़ वैल्यूएबल रहेगा, ओके। तब जाकर के ये जो आपका वंशावली है वो तैयार हो जाएगा, और फिर प्रपत्र 2 के साथ जितने भी पेपर हैं वंशावली लगा रहेगा, ओके, और अटैच करके आपको फिर जाकर के शिविर में जमा करना है और वहाँ से आपको रिसिप्ट मिल जाएगा, ओके। ये भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर अगर ये जो वंशवृक्ष है वो बहुत बड़ा हो रहा है तो आप अलग पेज में, ठीक है, मतलब सादा पेज में अलग से उसको ये करके और इसके पीछे आप अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो खाली स्थान है यहीं पर बनाना है, हालांकि यहीं पर बनाना चाहिए, अगर यहीं पर समा जाता है तो ठीक है, यहीं पर बना दीजिए, अन्यथा आप जो है अलग से सादा पेज में बना करके भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। साथ में दोस्तों हम बता दिए हैं कि भाई सरपंच से, पंचायत सचिव से जो नियम है वंशावली बनाने का, उसके तहत आपको जो है काम करना होगा, तब जाकर के ये फाइनलाइज होगा, वेरिफिकेशन होगा। साथ में जब जिस समय सर्वे होगा, ग्राम सभा वगैरह होगा, जिसमें पब्लिश किया जाएगा सर्वे के समय में, मतलब बीच बीच में पब्लिश होते रहता है, 3 बार आपको मौका भी मिलेगा। अगर कुछ त्रुटि होता है पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें पब्लिश की जाएगी कि भाई ये ज़मीन इसका है, इसका चौहद्दी ये है, ओके, मतलब सारा चीज़ जो दर्शाया जाएगा, उसमें अगर किसी तरह का आपको दिक्कतें लगती है तो फिर उसके आधार पर आप जो है आवेदन कर सकते हैं प्रपत्र 8 के माध्यम से, 14 के माध्यम से, 20 के माध्यम से,
उसके विषय में भी आपको बारीकी के साथ बताएंगे, चिंता आपको नहीं करना है। केवल हमारे इस चैनल पर आप बने रहिए, सारा जानकारी लगभग में आपको दी जाएगी। तो 3 बार मौका भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि एक बार जमा कर दिए तो हो। मतलब स्व घोषणा में कई लोग जो है गलत भी भर करके जो है मतलब बहुत सारा प्लॉट दे रहे हैं। ओके, तो सब नहीं हो जाएगा, पेपर दिखाना पड़ता है, पेपर दिखाइएगा। अमीन लोग जाएंगे वहाँ पर, कब्जा देखेंगे भाई किसका कब्जा है। ओके, वहाँ से मिलान होगा, उसके आधार पर जो है खतियान तैयार होगा। ऐसा नहीं कि भाई अंदाजी हो जाएगा, आप जो स्व घोषणा में प्रपत्र 2 में भर के दिए हैं बस तैयार हो गया, नहीं। वेरिफिकेशन होगा, जांच पड़ताल होगा। अब जब पेपर आपके पास पुख्ता कागज नहीं रहेगा तो फिर वो सरकार के नाम से हो जाएगा, या फिर जिनका मतलब दूसरा, अगर दूसरा व्यक्ति होगा उसका ज़मीन आप अपनाए हुए हैं तो अगर उधर ज़मीन निकलेगा तो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से हो जाएगा। तो ये चीज़ है। ओके, और दोस्तों ये डिजिटल सर्वे है, ये अंतिम सर्वे है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद सर्वे नहीं होगा, एकदम डिजिटलाइज हो जाएगा। जिस तरह से पहले कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, उसके बाद रिविजनल हुआ, रिविजनल के बाद अभी डिजिटल हो रहा है ना। अब डिजिटल अगर एक बार हो गया तो उसके बाद सर्वे एकदम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगा, जो भी ज़मीन आदमी खरीदेगा बेचेगा, ठीक है, तो ऑनलाइन वहाँ पर सब नक्शा वगैरह कट जाएगा, सब कुछ अपडेट रहेगा, तो फिर सर्वे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस फॉर्म को कैसे भरना था समझ में आ गया होगा। और फॉर्म है जिसको हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे भरना है। तो यहाँ पर 2 फॉर्म के विषय में मैंने बता दिया। ओके, इसके पहले वाला वीडियो में प्रपत्र 2 यानी फॉर्म 2 के विषय में, और यहाँ पर प्रपत्र 3 यानी फॉर्म 3 के विषय में कैसे भरना है हम बता दिए। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।